अब एक आखिरी यात्रा और करेगा। एक ऐसी यात्रा जो इस बार कोहिनूर के रौनक को, उसकी चमक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। ब्रिटेन की महारानी को खुश करना उनका फर्ज था। ब्रिटेन के लोगों में भी कोहिनूर को देखने की हसरत थी। इस समय ब्रिटेन पूरी दुनिया को लूट रहा था, लेकिन उसका मन नहीं भरा था। डलहौजी ने महारानी को कोहिनूर पेश किए जाने की इजाजत मांगी। ये वो रत्न था जिसकी कीमत किसी भी साम्राज्य से अधिक था। महारानी इस हीरे को बिना किसी देरी के उनके पास लाने का आदेश देती है, लेकिन जब तक कोहिनूर महारानी के पास न पहुंच जाए, तब तक इसकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लाहौर से कोहिनूर को खुद डलहौजी मुंबई तक पहुंचाता है। इससे ज्यादा सुरक्षा क्या ही हो सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल खुद कोहिनूर को बहुत गुप्त तरीके से बंबई के कोस्ट तक पहुंचाए। 6 अप्रैल 1850 को HMS मेडिया के एक सुरक्षित बाल्ट में कोहिनूर को रखकर जहाज लंदन के लिए रवाना हो गया। उन दिनों इस बात की चर्चा आम थी कि कोहिनूर काली शक्तियों से संपन्न है और ये यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। यात्रा का 10 दिन भी नहीं हुआ था कि जहाज के लोग कलोरा के चपेट में आ गए। जहाज का कप्तान लॉकशायर ने दवाई के इंतजाम की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। भगवान भरोसे ये जहाज इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान का सामना हुआ। तूफान इतना भयंकर था कि जहाज के लोगों को डर था कि जहाज कई टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन कोहिनूर का भाग्य समंदर में विलीन होकर गुमनाम होना नहीं था। मुश्किलों के बाद आसमान कुछ साफ हुआ। उधर कोहिनूर की नई मालकिन की किस्मत भी अच्छी नहीं चल रही थी। जिस वक्त HMS मेडिया समंदर में लंदन के रास्ते बढ़ रहा था, उसी समय महारानी विक्टोरिया पर रॉबर्ट पेट नाम के पूर्व ब्रिटिश सैनिक ने उनके सिर पर एक भारी छड़ी से अटैक किया, जिससे उनका सर फट गया और वो लहूलुहान हो गई। जल्द ही वो ठीक हो गई, लेकिन चेहरे पर निशान रह गया। अगले दिन अखबार में कोहिनूर के आने की खबर के साथ साथ महारानी पर हुए अटैक की भी खबर छपी थी। डर का माहौल बन गया था ब्रिटेन में। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, वहां एक महान हीरे ने दहशत फैला दी थी। इसी डर के माहौल में HMS मेडिया जहाज सुरक्षित पोर्ट्समाउथ के बंदरगाह पर पहुंचा। एक विशेष ट्रेन से कोहिनूर को लंदन ले जाया गया। कोहिनूर आखिरकार महारानी के हाथों में तो आ गया, लेकिन महारानी उसके चमक से प्रभावित नहीं हुई। दरअसल भारतीय शासक हीरे की प्राकृतिक चमक के कायल थे। हीरे की कटिंग कर बढ़ाए गए चमक पर उनका कम यकीन था। हीरा पहले केवल भारत में होता था, बाद में ब्राजील में भी मिलने लगा। अब इन अंग्रेजों को पता नहीं था कि हीरा होता क्या है। दिखावटी लोग थे, इसलिए उन्हें फाइन पॉलिश्ड और कट वाला हीरा चाहिए था। जिस दिन ब्रिटेन के पास कोहिनूर पहुंचा था, वो उसके लिए उसके इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। कोहिनूर कोई मामूली पत्थर नहीं रह गया था, बल्कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के विजय का प्रतीक बन गया था। लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के बाद इसके चमक से सब लोग मायूस थे। इसके पीछे का वास्तविक कारण ब्रिटेन के लोग की समझ में देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोहिनूर ने अब खुद से चमकना बंद कर दिया है। खैर, कोहिनूर अब ब्रिटेन में था और ब्रिटेन के लिए यह बहुत गर्व की बात थी। ब्रिटेन में इस विजय का जश्न मनाने के लिए एक एग्जीबिशन रखा गया। नाम दिया गया था ग्रेट एग्जीबिशन, और दावा किया गया था कि ये पृथ्वी पर अब तक का सबसे महान शो है। इस शो में अंग्रेजों ने दुनिया भर से चुराए गए कीमती चीजों का डिस्प्ले किया।
लेकिन असली डिस्प्ले कोहिनूर का ही था। दूर दराज से लोग कोहिनूर को देखने आए थे, लेकिन सब मायूस, क्योंकि कोहिनूर ब्रिटेन में चमकना बंद कर देता है। जहां कोहिनूर को रखा गया था, उसके चारों ओर शीशे लगाकर उस पर रोशनी डाली गई, लेकिन कोहिनूर जिद्दी है, चमकता ही नहीं। इस शो के बाद ब्रिटिश हुकूमत की बदनामी ही हुई, और ऐसे स्थिति में हुकूमत ने तय किया कि वो इस हीरे को तराशेंगे, इस पर कट लगाए जाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप बनाया गया। सबसे कुशल जौहरियों के नेतृत्व में हीरे को काटने का काम शुरू हुआ। 8 दिन के मेहनत और 8,000 पाउंड के खर्च के बाद जब ये काम पूरा हुआ, तो कोहिनूर को अब पहचानना मुश्किल था। 190.3 मेट्रिक कैरेट का हीरा अब केवल 93 मीट्रिक कैरेट का था। कोहिनूर के इस बचे हुए अवशेष में चमक जरूर था, लेकिन अनसिविलाइज्ड अंग्रेजों ने एक विरासत को तबाह कर दिया था। अंग्रेजों ने इस नए हीरे को इस तरह से प्रचारित किया कि अब इसके काले जादू खत्म हो गए हैं और जो बचा है वो केवल शुभ है। कोहिनूर अब ब्रांड बन चुका था। जहाजों के नाम कोहिनूर होते थे। कोहिनूर ब्रांड की पेंसिल आने लगी। घोड़े के नाम कोहिनूर रखे गए। महारानी इस हीरे को अपने मुकुट में लगाने लगी। इस मुकुट में 3,000 हीरे थे, लेकिन अपना कोहिनूर बीच में लगा था। लेकिन कोहिनूर तो कोहिनूर ठहरा। वो ना तो अपनी प्रतिष्ठा खो सकता है और ना ही अपनी शक्ति। महारानी के पास हीरे के आने के 10 साल भी नहीं हुए थे कि उनके पति प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु हो गई। अल्बर्ट इस समय 42 साल का था। पति की मृत्यु के बाद विक्टोरिया के जीवन का रंग चला गया। महारानी 5 साल तक डिप्रेशन और एकांत में रही। बाकी जीवन बेरंगी में ही गुजरा। 1901 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके बाद ये हीरा उनकी बहू अलेक्जेंड्रा को मिला, जो नए सम्राट एडवर्ड 7 की पत्नी थी। ब्रिटेन में ऐसा माना गया कि ये हीरा महारानी ही रख सकती है। राजा के पास ये हीरा जाएगा तो तबाही मचाएगा। इसी तरह आगे की कुछ रानियों तक ये हीरा पहुंचा। साल 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बनी। वो इस हीरे को पहनने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्हें पता था कि कोहिनूर का जलवा आज भी बरकरार है। तब से आज तक कोहिनूर को टावर ऑफ लंदन के ज्वेल्स हाउस में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। लेकिन अभी भी उसकी शक्ति और विवाद पैदा करने की क्षमता खत्म नहीं हुई है। और आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, कोहिनूर हमेशा वहां नहीं रहेगा, क्योंकि वह जगह कोहिनूर की है ही नहीं। महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर के आखिरी वैध उत्तराधिकारी थे, और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि ये हीरा उसी को दे देना चाहिए जिसका है, मतलब जगन्नाथपुरी। आजादी के बाद इस हीरे को वापस लाने की बार बार बात उठी। भारत ही नहीं, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इसके लिए दावा करता है और ब्रिटेन से मांग करता है। भारत के द्वारा कोहिनूर मांगे जाने पर ब्रिटेन की सरकार कहती है कि हमने इसे एक संधि से पाया है और इस कारण कोहिनूर पर हमारा दावा वैध है। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका डाली कि सरकार को आदेश दिया जाए कि कोहिनूर को भारत वापस लाने की कार्रवाई शुरू की जाए। भारत सरकार के पक्ष का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि कोहिनूर को ब्रिटेन ने न तो चुराया है, न ही जबरदस्ती छीना है, बल्कि महाराजा रंजीत सिंह ने तोहफे के रूप में 1849 ईस्वी में कंपनी को दिया है। मुझे पता नहीं कि ये सॉलिसिटर साहब रंजीत कुमार कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि बेचारे उस समय भ्रम में थे। रंजीत सिंह की मृत्यु 1849 के एक दशक पहले हो गई थी और अंग्रेजों ने एक युद्ध के बाद एक 10 साल के लड़के के साथ संधि कर कोहिनूर लिया था।
तो ये जबरदस्ती भी था और चोरी भी। ब्रिटिश सरकार कहती है कि वो संधि से कोहिनूर पाई है। बात है कि ब्रिटेन का दौर गए हुए अभी 75 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन इनकी चोरकटाई खत्म नहीं हुई है। इनसे ज्यादा संधि क्या किसी ने तोड़ा है? और तो और ये संधि एक 10 वर्ष के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि के 8 साल बाद कंपनी तेल लेने चली गई और संधि भी तेल लेने चला गया। खैर, जब मीडिया में इस पर सबने चर्चा की तो 2016 में ही भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा किया कि सरकार का मानना है कि कोहिनूर भारत की संपत्ति है और हम इसे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन कानूनी रास्ते के द्वारा ये संभव नहीं है, इसलिए हम डिप्लोमेटिक रास्तों से कोहिनूर को भारत लाने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि जैसे भी बन पड़े कोहिनूर को भारत लाने की लगातार कोशिश होनी चाहिए। कोहिनूर बीत चुके इतिहास का अवशेष नहीं है। कोहिनूर भारतीय संप्रभुता का प्रतीक है और उसे वही होना चाहिए जो उसकी सही जगह है। आपको क्या लगता है, कोहिनूर की सही जगह कौन सी है? कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।